नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन मई 2019 की पहली तारीख थी और वक्त था रात 8 बजे का, जब थाना न्यू उस्मानपुर को पुलिस कंट्रोल रूम से एक कॉल आई। गली नंबर 4 उस्मानपुर में एक शख्स घर में बेहोश पड़ा पाया गया है। सूचना देने वाले ने मामला संदिग्ध बताया है और मौके पर पहुंचकर इसे देखने को कहा। सूचना पाते ही एसएचओ न्यू उस्मानपुर राजकुमार शाह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। गली नंबर 4 उस्मानपुर पहुंचकर पुलिस दल ने देखा कि एक मकान के सामने काफी हुजूम लगा हुआ था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि घटना उसी मकान में हुई थी। साहा आदि मकान में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि 40 से 42 वर्ष का एक शख्स बेड पर बेहोश पड़ा था। पूछने पर उसका नाम सुबोध जैन पता चला। कमरे में रखी अलमारी खुली थी और बहुत सा सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था। प्रतीत हो रहा था कि किसी ने अलमारी की तलाशी ली है। उसी क्रम में तलाशी लेने वाले ने बहुत सारा सामान अलमारी से निकालकर फैला दिया। कमरे में सरसरी नजर डालने के बाद साहा ने सुबोध का निरीक्षण किया। उसे उलट पलट कर देखा, परंतु उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आई। शरीर के ताप से सुबोध मुर्दा प्रतीत हो रहा था। इसके बावजूद इस विचार के मद्देनजर कि शायद उसमें प्राण शेष हों, साहा ने उसे अस्पताल भेजवा दिया। इसके बाद साहा ने मौके पर मौजूद सुबोध की पत्नी प्रीति जैन से तहकीकात शुरू की। ऐसे मामलों की तफ्तीश पारिवारिक विवरण से की जाती है। साहा ने भी वहीं से आरंभ किया। 42 वर्षीय सुबोध जैन मकान नंबर C 112 गली नंबर 4 पहला पुष्टा उस्मानपुर दिल्ली में रहता था। उसके पिता प्रेमचंद्र जैन की मृत्यु हो चुकी थी। उस्मानपुर में ही सुबोध जैन प्ले स्कूल का संचालन करता था। तकरीबन 13 साल पहले सुबोध का विवाह प्रीति से हुआ था। शादी के बाद सुबोध ने प्रीति को भी अपने प्ले स्कूल में टीचर नियुक्त कर लिया था। कुल मिलाकर पति पत्नी मिलकर स्कूल चलाते थे। बीतते समय के साथ प्रीति जैन 2 पुत्रियों तथा एक पुत्र की मां बनी। घटना वाले दिन अर्थात 1 मई को अपराह्न 3:30 बजे प्रीति ने सुबोध को भोजन कराया। उसके बाद तीनों बच्चों को लेकर किसी काम से कबूल नगर वेलकम स्थित अपने मायके चली गई। प्रीति के अनुसार रात 8 बजे के आसपास वह वापस लौटी तो घर में अंधकार पसरा था और दरवाजा खुला हुआ था। प्रीति ने भीतर दाखिल होकर लाइट जलाई तो सुबोध को बेड पर बेहोश पड़ा देखा। प्रीति ने साहा को बताया कि सुबोध को कोई ऐसा अद्वितीय रोग था जिसके चलते वह अक्सर बेहोश हो जाता था। कुछ मिनट बाद वह होश में आता तो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता था। यही कारण था कि प्रीति ने सुबोध को बेहोश पड़े देखा तो यही समझा कि पुरानी बीमारी उभरी है और उसी के नतीजे में वह बेहोश है। पुकारने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा था। प्रीति चौंकी तब जब उसने अलमारी खुली देखी और उसमें रखा सामान फैला पाया। प्रीति की छठी इंद्री कहने लगी कि घर में अवश्य कोई अनहोनी हुई है। घर से बाहर निकलकर उसने पड़ोसियों को एकत्र किया। कमरे और सुबोध का हाल देखने के बाद एक पड़ोसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। कंट्रोल रूम ने थाना न्यू उस्मानपुर को सूचना देकर मौके पर पहुंचने को कहा था। साहा ने प्रीति से तहकीकात पूरी की ही थी कि सुबोध जैन को अस्पताल लेकर गए पुलिसकर्मियों में से एक ने साहा को फोन किया। सर, डॉक्टर ने सुबोध को मृत घोषित कर दिया है। साहा तुरंत जेसीपी अस्पताल रवाना हो गए। सुबोध को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर से साहा ने मृत्यु के संभावित कारणों पर चर्चा की। डॉक्टर ने बताया कि सुबोध को अस्पताल लाने से काफी पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का सही समय और मौत की वजह पोस्टमार्टम से ही मालूम हो सकती है। साहा ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश टीटीबी अस्पताल भेज दी। उक्त मामला एडिशनल डीसीपी आर.पी. मीना और भरत रेड्डी के संज्ञान में आया तो उन्हें इस केस में किसी गहरी साजिश का आभास हुआ। अतः दोनों अधिकारियों ने जांच हेतु एक जांच दल गठित कर दिया। जांच दल ने मृतक के घर के आसपास लगे लगभग सभी क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज चेक की, पड़ोसियों को तफ्तीश में शामिल किया, मगर कोई उल्लेखनीय सूत्र नहीं मिला। इसके बाद साहा ने प्रीति से पुनः पूछताछ की। इस बार उन्होंने घटना के कारणों पर घुमा फिरा कर उससे पूछताछ की। प्रीति, घटना के पीछे आपको क्या कारण लगता है? सुबोध अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे, किसी से उनकी रंजिश नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद प्रीति ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद सुबोध घर खुला छोड़कर सो गए होंगे। खुला घर किन्हीं बदमाशों की नजर में चढ़ गया होगा। लूटपाट के इरादे से वे घर में घुस आए होंगे। सुबोध ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी और घर में लूटपाट करके फरार हो गए। प्रीति के कथन पर साहा चौंके। अब तक पुलिस को नहीं पता था कि सुबोध की मृत्यु का कारण क्या है, उसकी हत्या हुई या वह स्वाभाविक मौत मरा। इसके बावजूद प्रीति उसकी हत्या होना बता रही थी। क्यों? इसके पीछे आधार क्या था? साहा ने दिमाग में उठ रहे संदेह को अधिक विराट नहीं होने दिया और पूछा, आपने चेक तो किया होगा कि घर से क्या क्या नदारद है? प्रीति ने जवाब दिया, मोबाइल और लैपटॉप। जेवर वगैरह नहीं, वे लॉकर में रखे थे।
बदमाश लॉकर खोलने में नाकाम रहे होंगे, इसलिए कैश और जेवर लूटने में कामयाब नहीं हुए। हत्या के बाद केवल एक मोबाइल और एक लैपटॉप की लूट, ये बात शाह को हजम नहीं हो रही थी। आगे की छानबीन के लिए उन्होंने बहाने से प्रीति का मोबाइल नंबर ले लिया और तत्पश्चात थाने लौट गए। थाने पहुंचते ही शाह ने प्रीति का मोबाइल नंबर एएसआई साबू को नोट कराकर निर्देश दिया, मोबाइल कंपनी से आप इस नंबर की सीडीआर निकलवाएं। हर हाल में कल शाम तक मुझे सीडीआर चाहिए। मोबाइल नंबर लेकर एएसआई मोबाइल कंपनी के ऑफिस चला गया। दूसरे दिन यानी 2 मई को पोस्टमार्टम के बाद सुबोध की लाश उसके वारिस को सौंप दी गई, जिन्होंने उसकी अंत्येष्टि कर दी। देर शाम पुलिस को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक गला घोटकर सुबोध की हत्या की गई थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर थाना न्यू उस्मानपुर में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी बीच मोबाइल कंपनी से साबू प्रीति की कॉल डिटेल के अलावा फेसबुक साइनअप.in की जानकारी भी निकाल पाया। 3 मई को जांच दल ने शत्रुघ्न को उसके लोनी स्थित घर से उठा लिया। थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली में शत्रुघ्न से पूछताछ की गई। उसने प्रीति से चैटिंग करना स्वीकार किया और अपने संबंध का खुलासा करते हुए बताया, मुझे प्रीति के साथ खुलकर बातें करने में आनंद मिलता है। अश्लील शब्दों में भी उसकी उंगलियां नहीं रुकती थीं। तुम दोनों की मुलाकातें भी होती होंगी? साहा ने पूछा। सर, पिछले 2 साल में हम सिर्फ 3 बार मिले हैं। आपसी बातचीत को प्रैक्टिकल में भी बदला होगा। नहीं सर, शत्रुघ्न ने बताया, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। अश्लील बातों से हमें मानसिक शांति मिल जाती थी, इसलिए फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं हुई। यूं भी प्रीति बताती थी कि वह किसी के साथ रिलेशन में है। सूत्र मिलते देख जांच दल के चेहरे चमक उठे। फिर तो प्रीति ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि वह किसके साथ रिलेशन में है? जी सर, शत्रुघ्न ने जवाब दिया, अपने चचेरे देवर राहुल जैन के साथ। वह गोहाना, सोनीपत में रहता है। प्रीति तुमसे बातें करती थी, अपने रिलेशन के बारे में बताया तो ये भी बताया होगा कि पति से बेवफाई क्यों की? सर, ये सवाल मैंने भी पूछा था, शत्रुघ्न ने उत्साह से बताया। प्रीति ने जवाब दिया था, सुबोध में किसी किस्म की खामी नहीं है, बस राहुल मेरे तन मन में रच बस गया है और उसके बिना जीने की कल्पना भी मुझे जलाती है। शत्रुघ्न का दोष केवल इतना था कि वह प्रीति से रंगीली बातें करता था। प्रीति भी उससे मस्त बातें किया करती थी। शत्रुघ्न और प्रीति का रिश्ता केवल रंगीली बातों तक सीमित था। उनमें न प्रेमल संबंध था, न शारीरिक। वे एक दूसरे की मानसिक यौन विकृति को पूरा किया करते थे। दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग थी। शत्रुघ्न से आवश्यक पूछताछ के बाद उसे जाने की अनुमति दे दी गई और इस वायदे से पाबंद कर दिया गया कि सुबोध मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, बुलाने पर वह थाना न्यू उस्मानपुर में हाजिर होगा। शत्रुघ्न के जाने के बाद जांच दल ने आपस में विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि केस के रहस्य की कुंजी राहुल के पास हो सकती है। राजकुमार साहा ने गोपनीय रूप से सुबोध के परिजनों से राहुल के बारे में सूचनाएं जुटाई। उन्होंने पाया कि 30 वर्षीय राहुल जैन मकान नंबर 129, वार्ड नंबर 12, होली मोहल्ला, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा में रहता है। पेशे से वह व्यापारी था और गोहाना में एक बड़ी दुकान चलाता था। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम हरियाणा गई और लोकल पुलिस के सहयोग से राहुल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। राहुल को दिल्ली लाकर थाना न्यू उस्मानपुर में पूछताछ की गई तो थोड़ी ही देर में वह तोते की तरह बोलने लगा। राहुल द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के बाद पुलिस ने प्रीति को भी बंदी बना लिया। राहुल व प्रीति से पूछताछ के बाद एक औरत की बेवफाई की ऐसी कहानी सामने आई जिसने देवर से प्रीति निभाने के लिए शौहर के खिलाफ खूनी साजिश रची। सुबोध व प्रीति का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बीत रहा था। प्रेम, अपनत्व तथा समर्पण की मजबूत डोर से वे एक दूसरे से बंधे हुए थे। सुबोध से बेवफाई की कल्पना तो प्रीति ने कभी नहीं की थी, किंतु व्यक्ति का भाग्य कब, कहां और कैसी करवट ले ले, ईमान कब डगमगा जाए, नियत कब डोल उठे, कोई नहीं जानता। व्यक्ति ने जो कभी नहीं सोचा होता वह हो जाता, इसे ही कहते हैं नियति। प्रीति के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष पूर्व प्रीति व सुबोध का इकलौता पुत्र 1 वर्ष का हुआ था। बेटे का बर्थडे मनाने के लिए जैन दंपति ने एक बड़ी पार्टी प्लान की। दिल्ली के बाहर रहने वालों को भी निमंत्रण दिया। 2 पुत्रियों के बाद प्रीति व सुबोध को पुत्र हुआ था, वह भी बहुत मन्नत मुरादों के बाद। उसके जन्म की प्रथम वर्षगांठ मनाई जानी थी, इसलिए सभी करीबी रिश्तेदार स्वास्तिक की सालगिरह में शरीक हुए। उन रिश्तेदारों में सुबोध का चचेरा भाई राहुल भी था। केक कटने के बाद बारी बारी से सभी आमंत्रित अतिथि प्रीति के बेटे को गिफ्ट देने लगे। गेस्ट से गिफ्ट लेकर प्रीति साइड में लगी टेबल पर रख देती। राहुल ने भी भतीजे का मुंह चूमकर हैप्पी बर्थडे कहा और गिफ्ट पैक उसकी ओर बढ़ा दिया। नन्हा बच्चा गिफ्ट पैक कहाँ समझता, इसलिए उसे प्रीति ने पकड़ा और आभार व्यक्त करते हुए बोली, राहुल आ गए, यही बहुत है। गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, अभी तुम कमाते भी तो नहीं हो। उल्लेखनीय है कि उस समय राहुल बेरोजगार था। गोहाना में उसने दुकान बाद में खोली। भाभी,
पॉकेट मनी से भतीजे के लिए गिफ्ट खरीदा है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। प्रीति हंसकर बोली, तुम छोटे हो, तुमको हमें देना चाहिए, तुमसे लेना नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं, तुमसे 2 साल ही तो छोटा हूं। छोटा तो छोटा, प्रीति की मुस्कान खिली। तुम्हारी ख्वाहिश और जरूरत पूरी करना हमारा फर्ज है। अच्छा, राहुल संजीदगी से उसकी आंखों में देखने लगा। कह तो ऐसे रही हो जैसे मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दोगी। बेशक, इनकार तो नहीं करूंगी। मैं अपने कहे से मुकरने वाली नहीं हूं। वक्त आने पर देखूंगा, देख लेना। खाने पीने के बाद लोकल गेस्ट चले गए। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए राहुल सुबह तक के लिए रुक गया। प्रीति ने अपने बेडरूम के बगल वाले कमरे में राहुल के लिए बिस्तर लगा दिया। सोने से पहले प्रीति राहुल के कमरे में पानी रखने आई तो वह उठकर बैठ गया। भाभी, अब मैं मांगू? प्रीति मुस्कुराई। मांगो, इनकार तो नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, बुरा भी नहीं मानोगी और सुबोध भैया से मेरी शिकायत भी नहीं करोगी? अरे कुछ नहीं करूंगी, फिजूल का टेंशन मत लो, बोल भी दो। भाभी, आंखें बंद करो। प्रीति ने आंखें बंद कर लीं। राहुल अपना मुंह प्रीति के मुंह के पास ले गया और उसके होठों को चूम लिया। प्रीति हैरान रह गई। उसने आंखें खोली और गहन आश्चर्य से राहुल को देखने लगी। राहुल मुस्कुराया। भाभी, तुम्हारे होठ कैटरीना कैफ जैसे हैं, पतले, रसीले और सेक्सी। बहुत लंबे समय से चूमने की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई। राहुल की दिलेरी तथा जुनून ऐसा गजब का था कि प्रीति को उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके लिए मन में प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा। वह प्यार क्यों उमड़ा, प्रीति को पता नहीं, बस प्यार उमड़ा। उसने राहुल का चेहरा हथेलियों में लिया और वही क्रिया कर बैठी जो राहुल ने उसके साथ की थी। इस बार हैरान रहने की बारी राहुल की थी। राहुल को हैरान देखकर प्रीति हंसी और गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स कहकर अपने बेडरूम में चली गई। राहुल ने होठों पर जुबान फिराई और मुस्कुराने लगा, फिर हवा में मुक्का घुमाया। यस, हो गई तमन्ना पूरी। जो हुआ था वह भले ही प्रीति के लिए अप्रत्याशित रहा हो, मगर राहुल की सोची समझी चाल का हिस्सा था। भरे भरे बदन की प्रीति उसे लुभाती थी, उसकी बॉडी राहुल के मन में कामना जगा देती थी। यही कारण था कि वह प्रीति को पाने का ख्वाब पाल बैठा था। प्रीति रिश्ते में उसकी भाभी थी। दोनों में हंसी मजाक भी होता था। मजाक क्या बातें करते वक्त जब प्रीति मादक नैनों से उसे देखती तो राहुल की देह में सनसनी भरने लगती थी। प्रीति के इस बिंदास अंदाज के चलते ही राहुल को यकीन था कि भाभी के होठों को चूमने का अवसर उसे अवश्य मिलेगा। सेक्स अपील से भरे प्रीति के होठों का वह वास्तव में दीवाना था। उस रात देर से राहुल को नींद आई। जब नींद आई तो वह वास्तव में मीठे सपने देखता रहा। सुबह जागने पर राहुल ने होठों पर जुबान फिराई तो प्रीति के होठों का जायका पाया। राहुल नहा धोकर फ्रेश हुआ तो प्रीति ने बेहद प्यार से उसे नाश्ता कराया। उसके बाद वह गुहाना जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी इच्छा थी कि जाते जाते प्रीति के होठ चूम ले, परंतु सुबोध की उपस्थिति के चलते वह अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर सका। प्रीति ने राहुल को नशीली आंखों से देखते हुए विदा किया। राहुल को प्रतीत हुआ कि आंखों की मौन भाषा में वह कह रही है, जल्दी आना, इस बार होठों के अलावा और भी बहुत कुछ चूमने को दूंगी। गुहाना पहुंचकर राहुल ने प्रीति को फोन किया। प्रीति खुश हुई। उस दिन से दोनों में फोन पर बात होने लगी। राहुल प्यार का दावा करता, अपनी तरफ से बयान करता तो प्रीति भी उसकी रो में बह जाती। प्रीति का सुखी संसार था। सुबोध को मर्दाना कमजोरी छू तक नहीं गई थी। इसके बावजूद न जाने कैसी कशिश थी कि वह राहुल के निकट से निकटतम होती जा रही थी। प्रीति से मिलने की चाह में राहुल अक्सर दिल्ली पहुंचने लगा। वह ऐसे समय आता जब सुबोध प्रायः घर में नहीं होता। पहले दिन ही दोनों की हिचक टूट गई थी, अतः राहुल के आते ही होठों से होठ चिपक जाते। राहुल के जाने के बाद प्रीति अपने होठ सूजे हुए से महसूस करती। कुछ दिन प्रीति व राहुल होठों में ही उलझे रहे। फिर राहुल उससे आगे बढ़कर कामुक छेड़छाड़ करने लगा। प्रीति कमजोर सा विरोध करती, फिर राहुल की बाहों में बिखर जाती। एक दिन होठों से होठ मिले तो ख्वाहिशें भड़क कर बेकाबू हो गईं। फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। राहुल के साथ यह सेक्सी मुठभेड़ प्रीति के मन में इस कदर बस गई कि अब उसके लिए राहुल सब कुछ हो गया। उस दिन के बाद राहुल अक्सर प्रीति के घर पहुंचने लगा। स्कूल में बिजी रहने से सुबोध को पता ही नहीं चलता कि कौन आया, कब चला गया। पता चल भी जाता तो वह अन्यथा नहीं लेता, सोचता छोटा भाई है, मिलने आया होगा। जब कभी सुबोध दिल्ली से बाहर जाता तब प्रीति फोन करके राहुल को बुला देती। उसके बाद रात अपनी होती है, बात अपनी होती है। वक्त गुजरता रहा। राहुल ने भी एक बड़ी दुकान खोल ली थी। कारोबार में व्यस्त होने से उसका दिल्ली आना कम जरूर हुआ, मगर बंद नहीं हुआ। राहुल व प्रीति के दिल में एक दूसरे के लिए वही पुराना जोश व जुनून था। भाई के घर जाकर चोरी चोरी शारीरिक संबंध बनाने की बात कब तक गुप्त रहती। एक रोज सुबोध ऐसे वक्त पर घर पहुंच गया जब प्रीति राहुल की बाहों में मचल रही थी। सुबोध को पत्नी व चचेरे भाई पर अंधविश्वास था, अतः उनको संसगरत देखकर कुछ देर तक वह पथराया खड़ा रहा। सुबोध की इस दशा का लाभ उठाकर प्रीति व राहुल ने कपड़े पहन लिए।
तब तक सुबोध भी चैतन्य हो चुका था। उसने राहुल को लात घूंसों से पीटकर घर से निकाल दिया। उसके बाद प्रीति को रुई की तरह ढूंढ डाला। उस रोज से राहुल के चलते पति पत्नी में झगड़े होने लगे। राहुल व प्रीति का मेल मिलाप भी दूर हो गया। महीने में 15 दिन में एक बार घर के बाहर चोरी छिपे उनकी भेंट हो पाती थी। भेंट भी केवल बातों तक सीमित रहती, शारीरिक संबंध नहीं बन पाता था। विरह की आग दोनों को जलाने लगी, तो आपस में सलाह करने के बाद उन्होंने सुबोध की हत्या करने का निर्णय कर लिया। हत्या जैसा जुर्म अकेले कर पाना राहुल के वश की बात नहीं थी। प्रीति ने भी उसे सलाह दी, तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करो, वह बेहतर तरीके से काम कर देगा और जुर्म की अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। राहुल ने अपने मोहल्ले में रहने वाले दोस्त 30 वर्षीय विजय कुमार हुड्डा से बात की। पैसे लेकर विजय हत्या करने को राजी हो गया। इसके बाद राहुल विजय को लेकर 29 अप्रैल 2019 को दिल्ली आया। कश्मीरी गेट स्थित मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में तीनों की मीटिंग हुई। विजय पैसा तो ज्यादा मांग रहा था, मगर सौदेबाजी के बाद 2.5 लाख रुपये में सुबोध की सुपारी तय हुई। उसी दिन मर्डर का प्लान बन गया। उसी दिन नींद की गोलियों का पत्ता खरीदा गया और प्रीति ने मकान की डुप्लीकेट चाबियां भी राहुल को दे दी। मर्डर 1 मई को दोपहर बाद होना तय हुआ। सुबोध की आदत दोपहर बाद लंच करने की थी। 1 मई को अपराह्न 3:30 बजे वह भोजन करने बैठा तो प्रीति ने पहले से पीस कर रखी गई नींद की 10 गोलियों का चूरा उसके भोजन में मिला दिया। सुबोध को स्वाद थोड़ा अजीब लगा, पर उसने भोजन कर लिया। खाना खाने के बाद ही सुबोध की आंखें बोझिल होने लगी और वह बेड पर गिरकर बेसुध हो गया। प्लान के तहत प्रीति ने राहुल को फोन किया। उसके बाद तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। राहुल ने मकान की डुप्लीकेट चाबियां विजय हुड्डा को देकर उसे मिशन पर भेज दिया। विजय सुबोध के घर पहुंचा, डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेड पर सुबोध बेसुध पड़ा था। विजय ने नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाकर सुबोध के गले में डाला और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अलमारी खोलकर बहुत सारा सामान कमरे में बिखेर दिया। घटना को लूट की शक्ल देने के लिए राहुल विजय का लैपटॉप और मोबाइल अपने साथ ले गया। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने विजय हुड्डा को आदर्श नगर, गोहाना, सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त डोरी, लैपटॉप व मोबाइल बरामद हुआ। 29 अप्रैल की मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट की वह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, जिसमें तीनों हत्यारोपी मर्डर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे थे। पूछताछ के बाद तीनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जागरूक हों। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।